Hello students, today we'll be starting with lecture number 8 of electrochemistry. It will include a very major topic which is known as products of electrolysis. अलग अलग केसेस में कैसे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आते हैं, हम कैसे बता पाएंगे कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, ये सब आएगा इसमें। और फिर एक और छोटा टॉपिक आएगा, कोई भी रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगा, कितने मोल में से क्या इलेक्ट्रॉन निकालना वगैरह वगैरह, वो सब आएगा। सबसे पहले प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अगर मैं स्टार्ट करूँ तो देखो अभी क्या प्रॉब्लम क्या है, पहले हम वो देखते हैं। प्रॉब्लम सबसे पहली क्या है कि जैसे डेनियल सेल था, डेनियल सेल में तो एक साइड जिंक था, एक साइड कॉपर था। जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया था, कॉपर का रिडक्शन हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन अगर बाई चांस एनोड पे या कैथोड पे एक से ज़्यादा रिएक्शंस हो रही हो, मतलब 2-3 रिएक्शंस हो रही हो, तो मेरे को कैसे पता पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के पहले तो फैक्टर्स देखेंगे कि किन किन चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, और उसके बाद हम अलग अलग केसेस लेंगे और उसमें हम निकालेंगे कि प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है इसमें कि व्हेन दीज टू सब्सटेंसेज आर रिएक्टेड देन व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो अपन के फैक्टर्स affecting products of electrolysis। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को हम शॉर्ट में आपसे POE लिखेंगे, ठीक है। तो देयर आर बेसिकली 4 मेजर फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उसको मैं डिफाइन करूं तो एक तो अपने को कॉमन सेंस से ही पता पड़ रहा है कि SRP या SOP वैल्यूज़ है ना, कि जिसका SRP ज़्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, जिसका SOP ज़्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। दूसरी एक नई टर्म अपने लिए आती है विच इज़ कॉल्ड ओवर पोटेंशियल। अब ओवर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि बहुत बार ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें रिएक्शन इनिशिएट नहीं हो पाती है, तो ये ओवर पोटेंशियल है। मतलब पोटेंशियल के अलावा और कितना हम वोल्टेज लगाएं कि वो रिएक्शन क्या हो जाए, इनिशिएट हो जाए। तो मतलब अगर इसको हम डिफाइन करें तो मिनिमम एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शन, ठीक है। दूसरी ये चीज़ हो गई। तीसरा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है, इट इज कॉल्ड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, देयर आर 2 टाइप्स बेसिकली, दैट इज इनर्ट और एक्टिव। इनर्ट का मतलब क्या हो गया, इनर्ट इलेक्ट्रोड में अपने ये सब आ जाएंगे, जैसे अपन PT, PD एक्सेट्रा, ये जो भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते थे। कुछ ऐसे एक्टिव इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं जैसे AG, CU एक्सेट्रा। जब उन्हीं का इलेक्ट्रोड लें हम और उन्हीं का मतलब इलेक्ट्रोलाइट लें, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नहीं आएगा, इलेक्ट्रोड आएगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। कि वो जो सोल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन आयन नहीं हो, जैसे CuSO4 का सोल्यूशन लिया तो इलेक्ट्रोड हमने ले लिया Cu, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड। जब केसेस आएंगे तब देखते हैं अपन। D ऑब्वियसली एक और चीज़ पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन। जो भी हम ये सब मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं, तो वो सब पॉइंट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्टर में आएगा। जैसे ये एक फैक्टर में आएगा, ये मतलब ये फैक्टर एक किसी इक्वेशन में आएगा, ये किसी में आएगा, ये किसी में आएगा। तो जैसे जैसे हम करेंगे तो क्लियर होगा। अब हम जो सेकंड टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उसमें 2 केसेस आएंगे, एक अगर मैं मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट लेके चलूँ और एक अगर मैं एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लेके चलूँ। मोल्टन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एक्वस में है, वो देखते हैं अभी अपन इस लेक्चर का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हैं। सबसे पहले हम जो केस 1 लेते हैं, केस 1 में हम इलेक्ट्रोलिसिस लेते हैं मोल्टन सॉल्ट्स का। तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं इसका लिखूं तो दैट विल इंक्लूड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स। मोल्टन सॉल्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम एक्वस में आती है, क्योंकि एक्वस में वाटर खुद आ जाता है जो कि खुद रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 केसेस आते हैं मेरा। एक हम केस लेते हैं लाइक NaCl और KCl टाइप्स, ठीक है। एक हम केस लेते हैं Na2S2O3, अगर तुम लोगों को याद हो ये हमने 11th में पढ़ा था, इसको थायोसल्फेट बोलते हैं, ठीक है। और एक हम लेते हैं सल्फेट्स का, मतलब जैसे K2SO
4 टाइप्स। ठीक है, अभी इसके अंदर कैथोड और एनोड की रिएक्शंस हम लिखेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले कैथोड, ठीक है, और एक हम लिख देते हैं नीचे फिर एनोड। आई होप आप लोगों को पता है कि जब NaCl का हमने ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था 11th में, तो कैथोड पे रिडक्शन हुआ था। किसका रिडक्शन हुआ था? Na का। तो मतलब Na प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा और वो कहाँ चला गया होगा? Na में। अगर KCl लूँगा तो K प्लस आ जाएगा। सिमिलरली क्लोरीन का ऑक्सीडेशन रहा होगा, मतलब क्लोरीन ने क्या किया होगा? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, क्या बना के दिया होगा? हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक है, ये समझना ज़रूरी है। तो Cl माइनस विल कन्वर्ट टू हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर सेम यही हो जाएगा, 2 Na प्लस 2 क्यों लिया है वो मैं बताता हूँ अभी। और ये क्या बना के देगा? 2 Na। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होगा इसका, H2O3 2 माइनस बोल सकता हूँ ना मैं इसको, है ना। इसको अपन बोलते हैं डाईथायोनेट आयन, क्योंकि 2 सल्फर है ना। थायो वर्ड डाई उसके सल्फर के लिए यूज़ होता है, 2 सल्फर इसलिए डाईथायोनेट आयन। इसमें सल्फर पे अगर मैं चार्ज देखूंगा तो +2 है। इसको क्या होना है? ऑक्सीडाइज होना है। ऑक्सीडाइज होना है तो ये डबलिंग कर देता है अपनी, मतलब चार्ज सेम रहेगा लेकिन जो अंदर एटम्स हैं वो क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं 4 सल्फर हो गए, इसलिए इसको बोला जाता है टेट्राथायोनेट आयन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब बैलेंस करने के लिए मेरे को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आए तो यहाँ भी 2 चाहिए, इसीलिए इस पूरी रिएक्शन को हमने क्या किया है? 2 से मल्टीप्लाई। इसमें अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। K प्लस मैं लूँगा तो अगेन 2K प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये मेरे को दे देंगे 2K। और सल्फर के केस में क्या हो जाएगा? अगेन इसका भी डबल हो जाएगा। SO4 2 माइनस क्या दे देगा? H2O8 हो गया डबल, 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए ना एनोड पे। ऑक्सीडेशन तो हुआ है, वो तो बाय रिडॉक्स, बाय रूल्स ऑफ रिडॉक्स वो गलत है। जैसे यहाँ पे सल्फर पे +6 है तो H2O8 2 माइनस पे अगर तुम चेक करोगे तो +7 आएगा। +6 से +7 ऑक्सीडाइज तो हुआ है, लेकिन अपने को पता है सल्फर +7 शो नहीं कर सकता, क्योंकि 2 ऑक्सीजन उसके अंदर है, वो क्या होंगे? परऑक्साइड लिंकेज के थ्रू ज्वाइन किए हुए होंगे। तो मतलब क्लियर हो गया यहाँ पे कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन तो हुआ है बट अपने को वो चीज़ नहीं दिखेगी। अब तो पर ये तो है ना कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होना भी तो एनोड मतलब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तब भी ऑक्सीडेशन होता है, तो इस टाइप से हो जाएगा। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सिर्फ अपने को सिंपल दिख गया यहाँ पे। ये कुछ बेसिक्स हैं जो H2O3 और SO4 में काम आएंगे, जो मोल्टन सॉल्ट्स अपन लेंगे तब उसमें काम आएंगे। तो यहाँ पे ये सब रिएक्शंस अच्छे से दिमाग में ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अपन मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं इस लेक्चर के, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। वैसे तो इसमें क्वेश्चन तो एक ही टाइप से आता है कि आप बताओ कि प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होंगे, बट समझ में आना बहुत ज़रूरी है, तभी अपन याद रख पाएंगे, वरना मतलब नहीं है कुछ भी पढ़ने का। तो इसमें मैं पहला केस लेता हूँ। आई विल यूज़ एक्वस NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। प्लस एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। जब जब इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ होगा तो इलेक्ट्रोड का कोई लेना देना नहीं होगा, मतलब जो वो अपना इलेक्ट्रोड वाला जो फैक्टर था वो यूज़ नहीं आएगा। तो उसके अलावा क्या यूज़ आ सकता है वो अपन देखते हैं। पहले अपन देखते हैं कि कैथोड पे क्या क्या हो सकता है, एनोड पे क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं फिर से हेडिंग डालूँ तो अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर मैं हेडिंग डालता हूँ यहाँ पे, कैथोड पे क्या क्या हो सकता है वो देखेंगे अपन पहले, और उसके बाद हम देखते हैं एनोड पे क्या क्या हो सकता है। तो कैथोड पे कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती है। पहली तो जो अपन ने लिखी थी NaCl वाली, वो तो अपन एज इट इज़ लिख देते हैं, Na++ इलेक्ट्रॉन गिव्स Na। और एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो भी अपन लिख देते हैं। क्या रिएक्शन होगी वो, जो पहले अपन ने ऑलरेडी लिखी हुई है, क्या हो जाती है वो, Cl- विल गिव हाफ Cl2+ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ वैसे गिवन होगी, नहीं भी गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जो SRP वैल्यू होती है दैट इज़ -2.71 वोल्ट्स। वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ -1.36 वोल्ट्स, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल केस में। अगर मोल्टन होता तो ये 2 रिएक्शंस होती कैथोड एनोड पे। अब जब एक्वस आ गया है तो एक्वस में वाटर आ गया है। अब वाटर में H2O में H पे +1 है, ऑक्सीजन पे क्या है -2,
तो मैं बोल सकता हूँ ना कि कैथोड पे +1 से 0 पे जा सकता है कौन, हाइड्रोजन, और जो अपना ये है ऑक्सीजन, ये -2 से 0 पे जा सकता है अगर एनोड हो तो मतलब क्या हो गया, ये फिक्स है रिएक्शंस वाटर की, ध्यान रखना हमेशा। कैथोड पे अगर रिएक्शन करेगा तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन किसका होगा, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब कौन है वो, H2O। तो H2O में H पे +1 है, वो रिड्यूस होकर क्या बना के देगा, H2। और जो दूसरा वाला है O, वो रिड्यूस तो नहीं हो सकता, ना ऑक्सीडाइज हो सकता है, मतलब O जो है वो -2 में है, तो सामने भी -2 में होगा, -2 में होगा, इसका मतलब क्या कि O2 तो बना के नहीं दे सकता, तो O2 नहीं बनता है, इसके साथ बनता है OH-। OH- में O पे क्या होता है, माइनस ही होता है, और इसमें इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड किए होंगे, ठीक है। ये रिएक्शन होता है अपना किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। अब अगर मैं बैलेंस करूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन पहले बैलेंस करना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ पे अपने को 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो शायद बैलेंस हो गया। और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चार्ज बैलेंस करने के लिए कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। तो इसके लिए जो वैल्यू होता है पोटेंशियल का वो कितना है, -0.83 वोल्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली एनोड पे क्या होगा, H2O, ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है, आप लोगों को याद होगा जब मैंने वैलेंसी फैक्टर ऑक्सीजन का 4 बताया था, तो उसमें ये रिएक्शन आई थी, अच्छे से अगर आप याद करो। अब इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन -2 से कहाँ चला गया, 0 पे, तो ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ हाइड्रोजन +1 से कहाँ चला गया, 0 पे। एक चीज़ और ध्यान रखना, कैथोड पे जो रिएक्शन होगा वो बेस बना के देगा, मतलब बेसिक मीडियम जनरेट करके देगा। एनोड पे जो रिएक्शन होगा वो एसिडिक मीडियम जनरेट करके देगा, 4 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए जो वैल्यू होता है दैट इज -1.23 वोल्ट्स। नाउ ये जैसी वैल्यूज़ मेरे को पता पड़ जाती है, क्वेश्चन में गिवन होगी मेरे को ये, तो वैल्यूज़ अगर मेरे को पता पड़ जाती है, बट उसमें एक प्रॉब्लम और है कि क्वेश्चन में अगर सीधा ये पूछा जाए कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फॉर एक्वस NaCl सोल्यूशन एट एनोड फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि वैल्यू अपने को भले याद नहीं है, लेकिन अपने को प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस उस केस में याद करने पड़ेंगे। तो ये तो समझने का पूरा पार्ट है, बाकी मैं नीचे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हर केस में दूंगा, आप उसकी एक टेबल बना देना पूरा टॉपिक लिखने के बाद, उस टॉपिक एंड पे हर एक के आगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैथोड एनोड पे अच्छे से लिख देना। पहले अपन बस समझते हैं यहाँ पे क्या आने वाला है। कहना ऐसे, कैथोड पे जिसका SRP का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेरा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होगा। सो ऑन दिस बेसिस आई कैन से प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एट कैथोड एंड एट एनोड विल बी व्हाट, कैथोड और एनोड पे क्या होगा ये हम देखते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ कि -2.7 और -0.83 वैल्यू कौन सा बड़ा है, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैथमेटिकली वैल्यू कौन सा बड़ा है, ये वाला वैल्यू बड़ा है। तो इसका जो प्रोडक्ट बना है गैसियस जो प्रोडक्ट, ये OH- तो आयन है, इसको नहीं देखना है। तो मेरे पास दो कन्फ्यूजन है, या तो Na मेरा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होगा या H2, लेकिन किसका SRP का वैल्यू ज़्यादा है, SRP का वैल्यू इसका ज़्यादा है ना। नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए मैग्नीट्यूड नहीं देखना है मेरे को, नेगेटिव की साइन के साथ कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, मैथमेटिकली ये वाला वैल्यू ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एट कैथोड विल बी H2, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होना चाहिए, या तो Cl2 या O2। वैल्यू कौन सा ज़्यादा बड़ा है, जिसका SOP, ये SOP वैल्यूज़ है दोनों के, तो SOP वैल्यू जिसका ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। SOP वैल्यू किसका ज़्यादा है, अगेन इसका ज़्यादा है, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, O2। बट यही मज़े की बात आती है, यही मेन चीज़ है यहाँ पे, इस पार्ट का एनोड वाला पार्ट मेन है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो कौन होता है, Cl2। वाई, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। एक फैक्टर मैंने बोला था ना तुम लोगों को कि ओवर पोटेंशियल एक फैक्टर है जो मेरे को क्या बताएगा, ओवर पोटेंशियल मेरे को क्या बता के देगा कि ओवर पोटेंशियल अगर जिस केस में लगेगा तो वो प्रोडक्ट जनरली नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए इस केस में याद रखना, एक एक्सेप्शनल केस भी बोल सकते हो इसमें, कि नॉर्मली जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बनना चाहिए वो नहीं बन के और दूसरा वाला बना है। तो कैथोड पे बनता है H2, एनोड पे बनता है Cl2। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मेरे को ये पता मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। अच्छा, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। अब तो जो दोनों रिएक्शंस है जिसमें मैंने टिक लगाए ये दोनों, अगर ये दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं तो जब मैं ओवरऑल रिएक्शन बनाऊंगा तो इन दोनों को ऐड करके बनाऊंगा। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों को ऐड करने की वजह से OH- जनरेट होगा। तो इससे एक पॉइंट और हम बोल सकते हैं कि द सॉल्यूशन becomes alkaline after electrolysis, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद जो फाइनल रिएक्शन आएगा उसमें कौन सा आयन आ रहा है मेरे पास, OH-, तो इसका सोल्यूशन कैसा बन जाता है, अल्कलाइन बन जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। एक और चीज़, सेम
product of electrolysis are formed for NaBr and NaI, बट एक और एक्सेप्शन आ रहा है इसमें, इन केस ऑफ NaF के केस में एनोड पे कौन बनना चाहिए, F2, लेकिन F2 नहीं बनता है, बट इन केस ऑफ NaF क्योंकि फ्लोरीन सबसे ऊपर आता है तो उसका SRP बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में ओवर पोटेंशियल वाला फैक्टर भी ओवरकम हो जाएगा। इन केस ऑफ NaF कौन सा दूसरा चांस है मेरा, O2 इज फॉर्म्ड एट एनोड। वैसे क्या बनना चाहिए ओवर पोटेंशियल की वजह से F2, लेकिन F2 के केस में ओवर पोटेंशियल को ओवरकम कर जाएगा तो O2 बनेगा, O2 इज फॉर्म्ड एट एनोड। यही वाला सबसे डिफिकल्ट था, बाकी केसेस में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। NaCl सोल्यूशन का अच्छे से याद रखना, एनोड कैथोड के प्रोडक्ट, कैथोड पे H2, एनोड पे Cl2। ये अपना पहला पार्ट खत्म होता है। अब आगे छोटे छोटे पार्ट्स है वो देखते हैं अभी अपन। B इज एक्वस वर्ड लिखा हुआ होना ज़रूरी है, ध्यान रखना ये, CuSO4 और NiSO4। अगेन इनर्ट इलेक्ट्रोड हम लोग लेंगे, उस केस की बात करते हैं अपन, एक्वस CuSO4 और NiSO4। अब इसके केस में क्या होता है देखते हैं अपन, कैथोड और एनोड पे क्या क्या आएगा। लिख लेते हैं पहले कैथोड, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो मोल्टन वाली जो चीज़ें मैंने बताई थी वो यूज़ आएंगी। अभी कैथोड के केस में कैथोड पे कॉपर का रिडक्शन हो सकता है, वो पहले अपन जो नॉर्मल रिडक्शन हो सकते हैं पहले उनको अपन देख लेते हैं। Cu2 + 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Cu। एक तो ये चीज़ होती है, इसका वैल्यू तो याद ही रखने का कहा था मैंने, 0.34 वोल्ट्स। और अभी जो अपन ने वाटर वाला लिखा है वो एज इट इज़ आ जाएगा। क्या था वो, आई थिंक 2H2O प्लस सामने क्या दिया था उसने, OH माइनस दिए थे, कितने थे OH माइनस, और प्लस यहाँ पे 2OH माइनस आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा यहाँ पे क्या, H2 है ना, बैलेंस्ड है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या वैल्यू था इसके लिए, वैल्यू इसके लिए क्या निकल के आया था, -0.83 वोल्ट्स था। ये हो गया कैथोड का काम। अब बात करता हूँ मैं एनोड की। एनोड के केस में क्या हो जाएगा, एक तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके लिए, SO4 के लिए, SO4 2- गिव्स H2O8 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यही चीज़ें मैंने बोला था वो याद करोगे तो काम आएगी। ये हो गया। इसके लिए वैल्यू -2.01 वोल्ट्स होता है, चलेगा, वैल्यू याद नहीं रखोगे तो। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है यहाँ पे, यही वाटर वाला अपन देख लें वापस, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2H2O विल गिव 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए आई थिंक वैल्यू कितना था, -1.23 वोल्ट्स था। इन वैल्यूज़ को ध्यान में रख के, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सीधा अपने को क्या करना है, सीधा मेरे को प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मिल जाएंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कहाँ कहाँ पे, कैथोड पे, और फिर हम देखेंगे किस पे, एनोड पे। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, SRP वैल्यू से सीधा आंसर आ जाएगा। इसमें कोई ओवर पोटेंशियल का फंडा नहीं लगेगा। 0.34 माइनस का 0.83, 0.34 वैल्यू बड़ा है, मतलब इस पर क्या मिलेगा मेरे को प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट साइड में कैथोड पे कौन मिलेगा, कॉपर। मतलब मेरा अगर मैं टिक करूं तो ये मेरा रिएक्शन हो रहा है, ये वाला रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इसका SRP ज़्यादा है। इन दोनों में से SOP वैल्यू कौन सा वाला ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू ज़्यादा है उससे, तो मतलब ये वाला रिएक्शन नहीं होगा और ये वाला हो जाएगा। तो कहना ऐसे कि एनोड पे इस बार ये वाला हो रहा है, पिछली बार नहीं हो रहा था ये वाला, मतलब ये क्या आ गया, -1.23 वोल्ट्स वाला वैल्यू आ रहा है। मतलब क्या प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा एनोड पे, O2। अब जो दोनों राइट वाली रिएक्शन है उनको मैं ऐड करूं तो मेरे को कौन सा आयन बचता हुआ दिख रहा है, H+। सो कहना ऐसे, सोल्यूशन विल बिकम एसिडिक आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। अब अपन बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ। ये अपन ने जो लिए हैं D ब्लॉक के सल्फेट्स लिए हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट या निकल सल्फेट। अब मैं सल्फेट्स लेता हूँ S ब्लॉक के। S ब्लॉक मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2, उनका सबका सेम ट्रेंड है, वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। वहाँ C पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। C पार्ट एक्वस Na2SO4, ठीक है, इसकी वही इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ ही है। पहले वाले केस में भी इनर्ट इलेक्ट्रोड था, वो भी लिख देना वहाँ पे, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही अगर कुछ नहीं दिया है तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब अपन देखते हैं फिर से कैथोड और एनोड पे क्या क्या रिएक्शंस हो सकती है। आई होप इस बार तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी अपन वो सारी वैल्यूज़ ले चुके हैं। थोड़ा चाहो तो वैल्यूज़ याद रख सकते हो, 4-5 वैल्यूज़ ही, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अभी अगर मैं देखूँ किस पे, कैथोड पे एक तो ये रिएक्शन हो जाएगा। बैलेंसिंग अभी अपन नहीं रखते हैं, उसको छोड़ते हैं अपन, एक बार सिर्फ वैल्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। एनोड पे अभी अपन ने देखा था SO4 2- H2O8 2-, बैलेंस तुम कर लेना खुद। इसके लिए वैल्यू कितना था, -2.01 वोल्ट्स, ठीक है।
वाटर वाला देख लेते हैं। 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या देंगे ये 2OH माइनस प्लस H2। कितना वैल्यू था इसके लिए माइनस का 0.83 सॉरी, या बोल सकता हूँ सेम NaCl वाला केस हो गया इसमें। तो वही दोनों रिएक्शंस जो कैथोड पे पहले आई थी NaCl में वही यहाँ पे भी आई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और O2 आ जाएगा। वैल्यू इसके लिए कितना है माइनस का 1.23 वोल्ट्स। अब हम देखते हैं कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी। क्या बोल सकता हूँ इन दोनों, पहले अपन यहाँ पे लिख देते हैं कैथोड के प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैथोड एंड एनोड। मेन इसकी टेबल बना लेना, वो याद कर लोगे तो काफ़ी काम हो जाएगा तुम्हारा। कौन सा वैल्यू ज़्यादा है इस केस में, ये वाला वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कैथोड पे तो वही बनेगा जो वो पहले बना था। क्या बना था H2 बना था ना। और एनोड पे कौन सा वैल्यू ज़्यादा है इस बार, ये वाला वैल्यू ज़्यादा है, मतलब एनोड पे कौन बनेगा O2। तो कुल मिला के जो दोनों रिएक्शंस होने वाली है वो कौन सी होने वाली है, वाटर की दोनों रिएक्शंस होने वाली है। मतलब अगर मैं मार्क करूँ तो ये होगी और ये वाली नहीं होगी, और इसमें भी ये होगी और ये वाली नहीं होगी। दोनों को मैं ऐड करूंगा तो उसके केस में क्या होगा, OH माइनस भी आएगा H प्लस भी आएगा। OH माइनस और H प्लस मिलके क्या बना देंगे, न्यूट्रल कर देंगे सोल्यूशन को। मतलब मैं लिखूं यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं सोल्यूशन बिकम्स न्यूट्रल आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। तो मतलब यहाँ पे भी कोई ओवर पोटेंशियल का झंझट नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। और ये हम लिख देते हैं दिस is shown by ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 सल्फेट्स। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो भी सल्फेट्स है वो सब इस टाइप का इलेक्ट्रोलिसिस या इस टाइप के इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट शो करते हैं। मतलब इसके प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा, H2 और O2, चाहे Na2SO4 हो, K2SO4 हो, CaSO4 हो, कोई भी टाइप के हो, वो सब सोल्यूशन बना के देंगे न्यूट्रल। और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो भी सल्फेट्स हैं वो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि H प्लस और OH माइनस दोनों बनते हैं। मतलब जो दोनों वाटर वाली रिएक्शंस थी वो होती है। तो यहाँ आई होप ये क्लियर होगा। सिर्फ एक NaCl वाला डिफिकल्ट था, बाकी एकदम ईजी है। ये 2-4 वैल्यूज़ याद रखोगे तो तुमको सारी क्लैरिटी रहेगी। अब बढ़ते हैं अपन अगले केस की तरफ। कुछ और एग्जाम्पल्स अपन लेंगे जिसमें कॉन्सेंट्रेशन का फर्क आएगा। ओवर पोटेंशियल तो अपन ने देख लिया, तो अब कॉन्सेंट्रेशन भी देखेंगे और फाइनली फिर अपन देखेंगे कि जब हम इनर्ट की जगह एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना डी केस है वो अपन देखते हैं। अगर मैं लूँ एक्वस NaCl लेता हूँ वापस, लेकिन इस बार मैं लेता हूँ वेरी डाइल्यूट और इलेक्ट्रोड वही इनर्ट इलेक्ट्रोड। जैसे वेरी डाइल्यूट वर्ड लिखा हुआ आ जाए, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा मेरे को। तो वेरी डाइल्यूट जैसे ही आ जाता है तो मतलब वाटर वाली चीज़ क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। तो जैसे वाटर वाली चीज़ ज़्यादा हो गई तो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैथोड और एनोड पे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मतलब कैथोड पे क्या था, मतलब कैथोड पे चेंज नहीं होगा, सिर्फ एनोड पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि कैथोड पे तो वाटर वाली रिएक्शन ही हो रही थी। तो वहाँ पे कैथोड पे H2 था, वो एज इट इज़ रहेगा। एनोड पे क्या हो जाएगा इस केस में, O2 हो जाएगा। पहले क्या था याद है ना तुम लोगों को, Cl2 था, O2 नहीं हो रहा था ओवर पोटेंशियल की वजह से। लेकिन अगर वेरी डाइल्यूट लिखा है मतलब वाटर वाली रिएक्शन हो जाएगी। ये सीधा सा तरीका है याद रखने का। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ इसके जैसा ही, अगर हम एक और एग्जाम्पल लें जिसमें हम लेते हैं एक्वस H2SO4 ले लो चलो, या डाइल्यूट H2SO4। अगेन क्या ले रहे हैं हम लोग, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होंगे, कॉन्सेंट्रेशन का फ़र्क आ जाएगा बहुत ज़्यादा। अगर मैं क्या लूँ, केस 1 लूँ जिसमें हम क्या लेते हैं, अगर वेरी डाइल्यूट लें, वेरी डाइल्यूट। और वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, और मतलब वेरी डाइल्यूट का मतलब वाटर का पार्ट ज़्यादा हो गया। तो अगेन कैथोड और एनोड पे वही प्रोडक्ट्स बनते हैं जो वाटर के इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब इसमें आ जाएगा H2 और इसमें आ जाएगा O2। केस 2 अगर मैं लूँ, केस 2 के अंदर क्या हो जाएगा, केस 2 अगर हम लें जिसमें हम लें 50% H2SO4, मतलब मीडियम डाइल्यूट है, 50% H2SO4 है, 50% वाटर है। तो यहाँ पे H2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ बनता है ओवर, क्योंकि वहाँ पे H प्लस वाली एक रिएक्शन होगी और कुछ नहीं होगा। इधर जो मेरा दूसरा प्रोडक्ट था H2OH2- वो भी बन जाएगा, प्लस O2। इक्विमोलर कंसंट्रेशंस बनेगी, इक्वल अमाउंट ऑफ H2OH2- एंड O2 विल बी फॉर्म। तीसरा अगर मैं क्या लूँ इसके अंदर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या फिर मैं उसको लिखूँ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4। तो अगेन क्या हो जाएगा, अगेन कैथोड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ तो H2 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन बन जाएगा, H2OH
2-। तो आई होप यहाँ पे ये सारे जो इनर्ट इलेक्ट्रोड वाले एग्जांपल्स है ये आपको क्लियर होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड वाले जितने भी टाइप्स थे वो यहाँ पे खत्म होते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन वाला फैक्टर मैंने बताया है, और NaCl का जो पहला केस था उसमें ओवर पोटेंशियल का अपन ने फैक्टर डिस्कस कर लिया था। बाकी सब में तो SRP वैल्यूज़ ही जा रही है। अब एक जो फैक्टर बचता है दैट इज़ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, उसमें हम जाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं। ठीक है, वो अपना जो ई पार्ट हो गया, F पार्ट जो आएगा वहाँ से स्टार्ट होगा। F part, if we use again aqueous NaCl solution, बट साथ में हम यूज़ करते हैं, we use active Hg इलेक्ट्रोड। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे एक्वस NaCl में एक्टिव क्या करूँ, Ag इलेक्ट्रोड, Hg इलेक्ट्रोड मतलब मर्क्यूरी अमलगम इलेक्ट्रोड अगर हम यूज़ करें तो उसके केस में क्या हो जाता है, उसके केस में अपने को याद है कि Na+ जब Na बनाता है तो वो जो Na+ है वो Hg के साथ मिलके क्या बना देगा, मतलब Na जो बना है वो Hg के साथ मिलके सोडियम अमलगम ईजिली बना देता है। तो इस वजह से प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वो बनता है जो Hg के साथ रिएक्ट कर जाता है। Hg के साथ कौन रिएक्ट कर जाता है, Na। तो मतलब यहाँ पे जो अपना फर्स्ट वाला केस था उसमें याद करो जो कैथोड और एनोड के हुआ करते थे प्रोडक्ट्स, वो कौन कौन से थे। पहले वाले केस में H2 था, अगर हम देखें तो कैथोड पे H2 बना था और एनोड पे कौन बना था, Cl2। Cl2 एज इट इज़ बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन इस बार कैथोड की जगह कौन बन जाएगा, Na। क्यों बनता है ये, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaHg। NaHg को हम क्या बोलते हैं, सोडियम अमलगम। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। एक तो ये चीज़ हो गई, चलो ठीक है। अब सेम इसके जैसा ही अगर अपन और केस लेते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपने शायद नाम पहले सुना होगा। उसके बेसिस पे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं कॉपर सल्फेट का, एक्वस कॉपर सल्फेट, और हम यूज़ कर रहे हैं क्या, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड क्या हो गया, एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया। तो उसके केस में क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको। एक एनोड मड नाम से चीज़ सुनी होगी, अगर वो चीज़ याद है तो बहुत आसान हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। कैथोड और दूसरा होता है एनोड। कैथोड पे बेसिकली मेरे को क्या मिलता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है वैसे वैसे सारा प्योर पार्ट कैथोड की तरफ डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, नॉर्मल जब CuSO4 था तब कैथोड पे कॉपर ही मिला था, अभी भी क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा, बस उसके आगे एक हम वर्ड लिख देंगे, क्या मिलेगा, प्योर कॉपर। और एनोड पे हमेशा क्या मिलता है मेरे को, इम्प्योर कॉपर। और इम्प्योर कॉपर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है उसके नीचे एनोड मड इकट्ठा हो जाता है। एनोड मड कंटेन्स इम्प्योरिटीज, लाइक महंगी वाली इम्प्योरिटीज़ होती है इसमें, Ag, Au, Pt, सब गोल्ड सिल्वर की महंगी वाली इम्प्योरिटीज़ होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पूरा एनोड मड जो मिलता है वो पूरा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में काम आ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसमें सीधा रिएक्शंस वगैरह कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपन यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ बनता है प्योर कॉपर। हमेशा ध्यान रखना, प्योर कॉपर कैथोड पे बनता है और इम्प्योर कॉपर एनोड पे। इम्प्योर कॉपर बिकॉज इट कंटेन्स एनोड मड एंड दिस एनोड मड कंटेन्स दिस विच इज़ प्रेजेंट बिलो द एनोड, इसीलिए उसको एनोड मड बोलते हैं। तो मड मतलब खराब मिट्टी हो गई ना, तो मतलब वो क्या हो गया, इम्प्योर। इस तरीके से याद रखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्योर विच इज़ प्रेजेंट बिलो एनोड। एक तो ये चीज़ आ जाएगी, और उसके बाद सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर AgNO3। एक हम लास्ट और ले लेते हैं, इसी में लिख देते हैं, कोई अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेबल फॉर AgNO3, उनमें भी ऐसा ही होता है। AgNO3 में भी क्या होगा, AgNO3 में कैथोड पे प्योर सिल्वर आ जाएगा, एनोड पे इम्प्योर सिल्वर आ जाएगा। तो यहाँ पे जाके जो अपना ये लेक्चर है वो ख़त्म होता है। एक टॉपिक और था इसके अंदर जो फेराडेज लॉ से एक्चुअली रिलेटेड है, तो वो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो वाला जो टॉपिक है, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला मैंने बताया था ना कि रिएक्शन में हम कैसे क्या निकालते हैं, रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करने में, या कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे, वो सारा फेराडेज लॉ से भी रिलेटेड है। तो वो सारा हम वहीं पर देखते हैं, यहाँ पर ये लेक्चर हम एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।